गुड मॉर्निंग बेटा। मोहन सर। बेटा हम लोग कल ग्राफ के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो अगर आपने देखा होगा ब्रॉडली ग्राफ का जो एप्लीकेशन होता है ये कहाँ पर हो रहा है। ये बेसिकली जब भी हमको स्मॉलेस्ट पाथ या चीपेस्ट पाथ निकालना हो रहा है या ऑप्टिमम डिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ रही है, चाहे वो आपकी ट्रेवलिंग प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की सप्लाई चेन प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आप बेसिकली ग्राफ का एप्लीकेशन करते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज को रिप्रेजेंट करना हो एज अ, जैसे एक्टिविटी चार्ट होता है, या आप लोग जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कई सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो कई सारी एक्टिविटीज में कौन सी एक्टिविटीज पहले होनी है, कौन सी एक्टिविटीज बाद में होनी है, इसको डिसाइड करने के लिए भी हम लोग ग्राफ का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ग्राफ बेसिकली इसीलिए हम लोग का यूज होता है कि ग्राफ से हम एक तो विजुअलाइज फॉर्म में देख सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कब कंप्लीट करनी है, उसमें कितने रिसोर्सेस की जरूरत है। जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो वो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा, और लॉन्ग टर्म रिमेंबरिंग के लिए हम लोग फिगर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो शायद आपको उतना ज्यादा समझ में ना आए जितना आपको लॉन्ग टर्म फिगर्स याद रहेंगी। क्लियर है ना बेटा? यस सर। अब एक बात आती है एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम, जिसको हम लोग एंड कहते हैं। एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमको एक प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें हम छोटे छोटे कई पार्ट्स, कई एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो कुछ एक्टिविटी होती हैं कि जब पहली एक्टिविटी एंड होगी तब दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो दो एक्टिविटी पैरेलल ली जा सकती है। कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो आधी एक्टिविटी होने के बाद स्टार्ट हो सकती हैं। तो इस तरह से एक्टिविटीज को कब करना है, कहां करना है, और कितना रिसोर्स के साथ करना है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक डायग्राम बनाया जाता है जिसको हम एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम कहते हैं, या पर्ट कहते हैं, PERT, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। कि जो हमने प्रोजेक्ट में जो हमको काम करने थे, वो क्या क्या काम करने थे, हमने उनमें से कितने काम कर लिए और कितने काम बचे। क्लियर है ना मेरी बात? बेटा ये चीज क्लियर है ना? हाँ सर। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी देखे होंगे, आपने प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी देखे होंगे। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स आप देखते हो टाइमली कंप्लीट हो जाते हैं, और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आप देखते हो कि डिलेड हो जाते हैं। वो इसी वजह से बेसिक रीजन ये है कि मॉनिटरिंग उतनी ज्यादा नहीं होती। ये सब मॉनिटरिंग करने के लिए आप लोगों को एक्टिविटी चार्ट, पर्ट चार्ट, इन सब का बेसिकली यूज करना पड़ता है। तो ये आपको बताते हैं कितना रिसोर्स यूटिलाइज हो गया है, कितना काम हो चुका है, कितना काम बचा हुआ है। ये सारी चीजें हमको इन डायग्राम्स के थ्रू आसानी से पता लग जाती है। तो अगर हम देखें तो बेसिकली अब हमारे पास आएगा
एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम, जिसको हम लोग एंड कहते हैं। इसको हम लोग एरो डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि एरो से रिप्रेजेंट होता है कि कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी के बाद हमको परफॉर्म करनी है। या तो आप इसको डायरेक्टेड ग्राफ भी कह सकते हो, या इसमें डायरेक्शन होता है कि पहले ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी, फिर दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट होगी, फिर तीसरी एक्टिविटी कंप्लीट होगी। और इसको हम लोग PERT भी कहते हैं, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। अब यहां पर इसका यूज कभी कभी क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए किया जाता है। अब क्रिटिकल पाथ क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है क्रिटिकल पाथ, लेकिन क्रिटिकल पाथ आपका लॉन्गेस्ट पाथ होता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता है। ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट पाथ होता है, जिसको जिस पाथ पे अगर आप चल रहे हैं उस पाथ पे जो जो एक्टिविटीज लाई कर रही हैं, यानी उस पाथ पे जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं, अगर उन एक्टिविटीज डिले होती हैं तो आप बगैर प्रोजेक्ट को डिले किए वो सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई? यस सर, मतलब ये हर एक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हर एक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और दूसरा ये लॉन्गेस्ट पाथ है, मतलब जो बाकी सारी एक्टिविटीज हैं उससे अगर हम गोल तक पहुंचे तो कम समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल पाथ में जितनी भी एक्टिविटी है ये अपने मैक्सिमम लोड पे है। अब अगर इन मैक्सिमम लोडेड एक्टिविटीज को भी डिले कर देंगे तो पूरा प्रोजेक्ट हमारा स्टिपुलेटेड टाइम से ज्यादा डिले होके ही कंप्लीट होगा, कम समय में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। क्योंकि हमने पहले से ही प्रिजम्पशन क्या मान रखा है कि ये मैक्सिमम है, इसमें अगर डिले हुआ तो हम पूरे प्रोजेक्ट को डिले कर देंगे। और जब आप प्रोजेक्ट को डिले करेंगे तो इससे आप पर इफेक्ट क्या पड़ेगा? कोई भी प्रोजेक्ट हो उसके 3 बेस होते हैं, स्कोप, कॉस्ट और टाइम। अगर आप टाइम बढ़ा रहे हैं तो कॉस्ट भी अपने आप बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस सर। आप टाइम बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? भाई लेबर रिसोर्सेज उतने समय तक आपको और ज्यादा देने पड़ेंगे, ज्यादा देने रिसोर्सेज। पड़ेंगे और उतने समय तक आपको होल्ड करने पड़ेंगे। यस सर। और लॉस भी होगा। लॉस भी होगा। जैसे मान लीजिए टाइम अगर लग रहा है, जब टाइम लग रहा है, अगर स्कोप बढ़ा दिया आपने, स्कोप का मतलब कि आपने काम बढ़ा दिया, तो टाइम भी बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो ये सब एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए जितना भी काम कहा जाए, अगर टाइम से आप कंप्लीट कर दोगे तो आपके पास ओवरहेड्स नहीं आएंगे, और ओवरहेड्स ही आपको प्रोजेक्ट में डिले करते हैं। अगर एक फैक्ट लेके चलो तो अगर आपके 100 प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं तो 100 में 98% प्रोजेक्ट्स आपके या तो ओवर बजट हो जाते हैं या फ्लॉप हो जाते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि हम प्रॉपर एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम, PERT, इन सबको फॉलो नहीं करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोगों का जब नया सेशन शुरू होता है, नया सेमेस्टर शुरू होता है, तो आप अपने एंड पे प्लानिंग बहुत बढ़िया करते हैं कि नहीं करते हैं? टाइम टेबल बना लेते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास, पर उसको फॉलो करते हैं हम लोग? करते भी होंगे आप लोग। मिसमैच होता रहता है सर थोड़ा सा। भाई जब आप बनाते हो तो 10-15 दिन तो फॉलो होता है, यस सर। और उसके बाद जब आपको लोड मिलना शुरू होता है काम का कि भैया इसकी ट्यूट जमा करो, उसकी ट्यूट जमा करो, ये जमा करो, तो अब आप अपना टाइम टेबल किनारे कर देते हो और फिर प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हो। फिर प्रायोरिटी क्यों शुरू हो जाती है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर, प्रायोरिटी के हिसाब से फिर वर्क होने लगता है। वैसे तो आपने लगाया होता है कि भाई 1 घंटा हम डीएस पढ़ेंगे, 1 घंटा हम एक्स पढ़ेंगे, 1 घंटा हम वाई पढ़ेंगे, और फिर जब लोड हो जाता है कि डीएस की मान लो क्विज आ रही है तो डीएस ही डीएस पढ़ना शुरू कर दिया, वो फिर 1-2 घंटा 5 घंटा हो गया। तो
इसका मतलब क्या है कि हम अपनी प्लानिंग से डेविएट हो रहे हैं। अब प्लानिंग से डेविएट होंगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए हमारा कोई भी काम टाइमली कंप्लीट नहीं होता। क्लियर है ना बेटा? तो जो बेसिकली ये टूल्स हैं पर्ट और एक्टिविटी, ये इसीलिए यूज किए जाते हैं कि ये चेक कर सकें कि काम हमारा टाइमली कंप्लीट हो रहा है या टाइमली कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अगर आप देखिए, अगर आप देखिए तो हमारे पास एंड से क्या फायदा होता है? एंड हेल्प द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टू क्रिएट ए रियलिस्टिक प्रोजेक्ट शेड्यूल बाय ड्राइंग ग्राफ्स दैट एग्जिबिट। ये क्या एग्जिबिट करेगा? आप जो एंड में ग्राफ ड्रॉ करोगे, टोटल अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में टोटल समय कितना लगेगा। फिर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी कब करनी है, एंड टू स्टार्ट है या स्टार्ट 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 है, कि दो चीजें साथ में पैरेलली चल रही हैं, या एक चीज पहले खत्म हो रही है फिर दूसरी चीज शुरू हो रही है। तो इससे आपको सीक्वेंस पता लग जाएगा। इसके अलावा उन एक्टिविटीज के बारे में पता लग जाएगा जो एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली चल रही हैं, यानी जिन एक्टिविटीज को आप पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. इसके अलावा क्रिटिकल एक्टिविटीज, क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या होती हैं? जिनको डिले करने से हमारा पूरा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, उनको मॉनिटर करना। क्योंकि अगर मॉनिटर नहीं करोगे किसी चीज को तब तक कोई फायदा नहीं। आप देखते हुए आपका रेगुलर सरप्राइज क्विजेज और क्विजेज हुआ करती हैं। ये क्विजेज क्यों हुआ करती हैं? फॉर द पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग योर प्रोग्रेस। आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है इसको मॉनिटर करने के लिए रेगुलर बेसिस पे क्विजेज असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं। तो मॉनिटरिंग करना जरूरी है। अगर कोई काम हम करते रहेंगे, डिलीवर करते रहेंगे, पर उसको मॉनिटर नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब इसका एक डायग्राम देख लेते हैं कि एंड बनता कैसे। अब यहां पे आप देखिए कुछ लेजेंड्स यूज किए गए। लेजेंड्स का मतलब, उससे मतलब क्या हुआ? जो बॉक्सेस हैं वो क्या डिनोट कर रही हैं? एक्टिविटी डिनोट कर रही है। एक्टिविटी का मतलब क्या? वो प्रोसेस जो हमको करने हैं। और जो एरो डिनोट कर रहे हैं वो डिपेंडेंसी कर रही है। डिपेंडेंसी का मतलब क्या? कि मान लीजिए एक एक्टिविटी खत्म हो रही है तो दूसरी एक्टिविटी चल रही है, या कुछ एक्टिविटीज को हम पैरेलली भी कर सकते हैं या नहीं। जैसे अगर आप देखिए तो स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है। स्टार्टिंग पॉइंट के बाद आपको क्या करना है? ए एक्टिविटी पे हम पहुंच गए। ए एक्टिविटी को कंप्लीट किए बगैर हम A2 और A3 को स्टार्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है मेरी? मतलब अगर A1 एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई है तो ना मैं A2 स्टार्ट कर सकता हूं ना मैं A3 स्टार्ट कर सकता हूं। हाँ, A2 A3 को मैं पैरेलली या साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकता हूं। इसी तरह से A5 और A4 को भी हम पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंसी क्या है कि A4 को कंप्लीट स्टार्ट करने से पहले A3 कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. और A5 को क्लियर करके हम अपने एंड पॉइंट तक के पहुंच जाएंगे। क्लियर है बेटा ये चीज? जी सर। एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? हर्षप्रीत,
बेटा हर्षप्रीत, Yes, sir. क्लियर है बेटा ये चीज? Yes, sir. होगी. मतलब यहां से केवल यही पता लगेगा कि कौन सी एक्टिविटी पहले एग्जीक्यूट करनी है और कौन सी एक्टिविटी बाद में एग्जीक्यूट करनी है, और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको हम पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चलूं? Yes, sir. क्योंकि आज हम ये जो है, जो आपका यूनिट है, इसको खत्म करना चाहते हैं, जिससे कि हम 5वें यूनिट में शुरू हो जाएं। तो आखिरी एक पार्ट बचा है, टोपोलॉजिकल सॉल्ट। जैसे सॉर्टिंग तो आपके अगले यूनिट में है, सॉर्टिंग सर्चिंग, बट यहाँ पर एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो ग्राफ में यूज होता है, उसका इस्तेमाल हम लोग अभी करेंगे। क्लियर है? अच्छा, टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो मैप बना होता है उसमें, अगर हम देखें तो मैप लेजेंड्स और कीज से कुछ करते थे सर। देखो, टोपोलॉजिकल का मतलब सीधे से होता है द वे ऑफ अरेंजमेंट। अगर आपने नेटवर्क्स का नाम सुना होगा, नेटवर्क में टोपोलॉजी का मतलब होता है द वे ऑफ अरेंजमेंट, कि हमने किस तरीके से चीजों को अरेंज किया है। जैसे जब आपका एग्जाम होगा तो हमको आपका अरेंजमेंट देखना पड़ेगा, टोपोलॉजिकल अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। इसीलिए आप देख रहे हो कि सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का साथ में हो रहा है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का साथ में हो रहा है, सब मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जैसे पहले होते थे एग्जाम, एक साथ नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों का वे ऑफ अरेंजमेंट इस तरीके से किया जाए कि आप में डिस्टेंस हो जाए, आप एक ही समय कॉलेज ना पहुंच जाएं, तो भीड़ भाड़ करने से रोकने के लिए इस तरह का अरेंजमेंट हम लोगों को करना है। क्लियर है ना बेटा? तो जो अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे वो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ ए डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, जिसको हम डैक कहते हैं। Topological sort of a directed acyclic graph, G is defined as linear ordering of its node, in which each nodes come before all node to which it has outbound edges. इसका मतलब क्या हो गया कि टोपोलॉजिकल सॉल्ट केवल डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ पे ही आप यूज कर सकते हो। This topological sort can only be done on directed acyclic graph. यानी जहां जहां साइक्लिक होगा ग्राफ, वहां आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट को यूज नहीं कर सकते हो। दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। क्लियर है? यस सर। और ये करता क्या है? द टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ ए डायरेक्टेड ग्राफ G is defined as a linear ordering. Linear का मतलब क्या? In the form of line. Linear ordering of its node, in which each node comes before all nodes to which it has a outbound edges. दो edges हमने देखी थी, एक इनबाउंड देखी थी, एक आउटबाउंड देखी थी। अगर आप देखिए तो ये अगर मान लीजिए मेरा नोड है A, और कोई एज इस पे आ रही है, ये क्या है? इनबाउंड है। इससे एज जितनी लीव कर रही है, ये क्या है?
ये आउटबाउंड है। क्लियर है बेटा? ये इन डिग्री कहलाती है, ये आउट डिग्री कहलाती है, कहलाती है कि नहीं कहलाती है? ये क्लियर है? हम लोगों ने जब ग्राफ की यस सर, तब हमने पढ़ा था इसको। यस सर, इनबाउंड और आउटबाउंड याद है सर। तो यहां पे ध्यान देना पड़ेगा इनबाउंड और आउटबाउंड का। एवरी डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ हैज वन और मोर नंबर ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्ट। जरूरी नहीं कि एक ही जो है टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो, सबकी अलग अलग टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो सकती है। क्लियर है बेटा? तो इसको शुरू करते हैं अपने टोपोलॉजिकल सॉर्ट को। A topological sort of a DAG, मतलब क्या हुआ, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ G is an ordering of a vertex of G such that G contain, G क्या कंटेन करेगा, G contain an edge। एज कैसे रिप्रेजेंट होती है? दो पॉइंट से रिप्रेजेंट होती है, UV, then U appears before V in the ordering, then U appears before V in the ordering, यानी पहले U आएगा फिर V आएगा। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिए कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज पॉसिबल ओनली ऑन डायरेक्टेड acyclic ग्राफ that do not have cycle। क्लियर है बेटा? यानी आप केवल डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ को इसको यूज कर सकते हैं विच डू नॉट हैव एनी साइकिल। ठीक है? यस सर, फॉर ए डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ दैट कंटेन्स साइकिल, नो लीनियर ऑर्डरिंग, क्योंकि वहां आइटरेशन शुरू हो जाएगा, नो लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ इट्स वर्टेक्स इज पॉसिबल। जो लीनियर वर्टिसेस है वो पॉसिबल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर आइटरेशन शुरू हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड, टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ ए directed acyclic graph G is an ordering of its vertex such that any directed path in G traverse the vertices in increasing order। जितने भी वर्टिसेस को ट्राइवर्स करेगा वो लोअर से हायर ऑर्डर में जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? नहीं सर, ये लास्ट वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए, अभी आपने बताया। जो आपका टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग होगी वो आपकी ऑर्डरिंग ऑफ इट्स वर्टेक्स में होगी, जिससे कि सबसे जो आपका पहला वर्टेक्स होगा
वो आपका उसकी वैल्यू हमेशा मिनिमम होगी, उसके बाद उसके मैक्सिमम, उसके बाद मैक्सिमम। ये वैल्यू क्या है, डिस्टेंस भी हो सकता है। ओके सर। कि डायरेक्टेड है तो ग्राफ में हम वैल्यूज भी देते हैं, वेटेड वेट भी देते हैं। वो वेट जो है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी यस सर। सबसे पहले जो वेट होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। उसके बाद जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे उसका ऑर्डर इंक्रीज करता जाएगा और इंक्रीज आखिरी में लार्जेस्ट ऑर्डर हमको मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। That topological sorting is widely used in scheduling application, jobs और टास्क। इसका मतलब क्या है, जो छोटा टास्क है उसको सबसे पहले कर लो, जो बड़ा टास्क है उसको बाद में करो। जैसे मान लीजिए मेरे पास कई सारे टास्क दिए गए हैं, हमको करने सारे टास्क हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा टास्क, फिर उसके बाद उससे बड़ा टास्क। इस तरीके से अरेंज करके हम सारे टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। The jobs that have to be completed are represented by nodes, and there is an edge from node U to V if job U must be completed before job V. अगर आप चाहते हो कि जॉब U V से पहले कंप्लीट हो तो एक डायरेक्शन होगा, एक डायरेक्टेड ग्राफ होगा फ्रॉम U टू V। ठीक है ना? हम क्या चाहते हैं कि U पहले कंप्लीट हो, V बाद में कंप्लीट हो। तो डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम U टू V, नॉट नाइदर फ्रॉम V टू U। क्लियर है मेरी बात? बेटा ये चीज क्लियर हुई यस सर। कि अगर हमको काम करना है कि पहले U कंप्लीट हो फिर V कंप्लीट हो, तो हमारा जो डायरेक्टेड डायरेक्शन होगा वो एरो का U से V की यू तरफ। से वी होगा, यस सर। यू फर्स्ट टास्क होगा, वी फिर उसके बाद वाला। हाँ, तो U यस को एंड किए बगैर आप V को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। A topological sort of such graph gives an order in which the given job must be performed। मतलब जो भी जॉब्स दिए गए हैं वो किस तरीके से परफॉर्म होंगे तब आपका पूरा टास्क कंप्लीट हो पाएगा। ये रिप्रेजेंट होता है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग से। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग रिप्रेजेंट, तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर in which the given jobs must be performed in order to complete the task। क्लियर है मेरी बात? यस सर। पल्लव, पल्लव आवाज आ रही है बेटा? यस सर। क्लियर है ये चीज? यस सर। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? इतना क्लियर हो गया ये करना क्या चाहता है, होता क्या, ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। ओमिका, यस सर। बेटा क्लियर हो गया किस तरह से चलना है इसको? यस सर, क्लियर है। मतलब क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो तो अभी आगे बता रहे हैं, लेकिन ये क्या करता है और इससे क्या मतलब निकलता है ये समझ में आ गया? यस सर, आ गया। ठीक है, अब आगे का काम शुरू करते हैं। द एल्गोरिथम फॉर द टोपोलॉजिकल सॉर्ट फॉर द ग्राफ दैट हैज नो साइकिल। यहां पे एक वर्ड है, इट शुड नॉट बी साइक्लिक।
focuses on selecting a node with 0 in degree, मतलब ऐसा नोड जहां पर कोई डायरेक्शन ना हो, यानी जहां पर आप किसी एक्टिविटी से डायरेक्टेड ना हो। भाई इन डिग्री 0 का मतलब क्या है? कोई भी जहाँ पहुंचा ना जा सके। उसको पॉइंट नहीं कर रहा है, यस सर। मतलब एक्टिविटी वहीं से स्टार्ट करनी है। दैट इज द नोड हैज नो प्रेडेसर। द टू मेन स्टेप्स, अब दो मेन ही स्टेप्स हैं इसमें। द टू मेन स्टेप्स इन टोपोलॉजिकल सॉर्ट आर, सबसे पहली सेलेक्टिंग ए नोड विद नॉन जीरो, विद 0 in degree, मतलब जिसकी इन डिग्री 0 हो, सबसे पहले उस नोड को सिलेक्ट करो। क्लियर है बेटा? क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है। भाई अगर किसी भी नोड में इन डिग्री होगी तो इसका मतलब वो नोड डिपेंडेंट है ना किसी के ऊपर। तो डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हमको क्या, कौन सा नोड सेलेक्ट करना है? जिसकी इन डिग्री 0। क्लियर है? यस सर। दूसरा काम क्या करना है? डिलीटिंग n from the graph, deleting n from the graph along with its edges। जो आपने लिख लिया, अब उसको आप, उस नोड को आप ग्राफ से एज उसकी रिमूव कर देंगे। ठीक, तो ये दो काम आपको करने होते हैं। ये दो काम आपको करने होते हैं। क्लियर है ना बेटा? जी सर। पहले सेलेक्ट करना है जिसकी इन डिग्री 0 हो, फिर उसे डिलीट करते जाना है। हाँ, फिर आपको देखना है कि जितने भी आपके वर्टिसेस आ रहे हैं उसमें जिसकी इन डिग्री 0 है उसको आपको डिलीट करके उसको आपको एजेस भी डिलीट करती है। एजेस को डिलीट कर देना है। यस सर। क्लियर हुआ? अब इसकी एल्गो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि फाइंड द इन डिग्री ऑफ एवरी नोड इन द ग्राफ। मतलब जो भी ग्राफ बने उसकी सबकी इन डिग्री आप फाइंड कर लीजिए। इन डिग्री क्या होती है? मान लीजिए कोई ग्राफ बना हुआ है, तो यहां पे अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए की इन डिग्री कितनी है? तो 1। और बी की? तो 1। और सी की? 2। 2। क्योंकि ए से भी डाइवर्जन है और बी से भी डाइवर्जन है। तो यस सर। क्लियर है ना सबको? भाई इन डिग्री क्लियर है ना सबको? यस सर।
अब ये क्या कह रहा है, एनक्यू ऑल द नोड्स विद ए जीरो इन डिग्री, मतलब जितने भी नोड्स हैं उनको क्यू में डाल दीजिए जिनकी इन डिग्री कितनी है, 0 है, यानी जिनकी किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। क्लियर है बेटा? अब हमारी क्यू प्रिपेयर हो गई, अब हमारी जो क्यू है वो प्रिपेयर हो गई। अब हमें क्या करना है, रिपीट द स्टेप 4 and 5 until the queue is empty। चौथा और पांचवा स्टेप हमको कब तक रिपीट करते रहना है, जब तक क्यू हमारी एम्प्टी ना हो जाए। इतना क्लियर हो गया? ये 3 स्टेप बेटा क्लियर हो गए? यस सर। अब स्टेप 4 क्या है, रिमूव द फ्रंट नोड ऑफ एन ऑफ द क्यू बाई सेटिंग फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। भाई क्यू में ऑपरेशन क्या होता है, FCFS होता है। यस सर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फ्रंट में जो भी वैल्यू है उसकी फ्रंट प्लस 1 कर दोगे तो हम अगली वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। यस सर, सेकंड वैल्यू फर्स्ट हो जाएगी। अब तो सबसे पहला नोड हमने रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रिपीट फॉर ईच नेबर m ऑफ द नोड n, डिलीट द एज फ्रॉम n to m बाई सेटिंग इन एज इज इक्वल टू इन एज -1, क्योंकि एक एज n से m की तरफ जा रही ना, उसको आप डिलीट कर दीजिए। अगर अब जो इन डिग्री है वो 0 हो जाती है तो m को q के अंदर डाल दीजिए, दैट इज एड m टू द रियल ऑफ द q। रियल का मतलब क्या है, सबसे बैक में, फ्रंट में तो है नहीं। क्लियर है बेटा? मतलब सबसे पहले चीज क्या है कि जो भी एज आपकी आ रही है n to m की, उसमें से उस एज को डिलीट कर दो जो n से m तक जा रही है, तो इन डिग्री एक कम हो जाएगी। यस सर, जहाँ से आ रहे थे वहां वाली डिग्री कम हो जाएगी। भाई हम वहां तो पहुंच ही गए क्योंकि उसको तो कंप्लीट कर चुके। यस सर। अब क्या है, अगर इन डिग्री m की 0 हो जाती है तो उसको q में डाल दो, और जब क्यू में डालोगे तो रियर में ही तो ऐड करोगे, पीछे ही तो ऐड करोगे, क्यू में आगे कहाँ ऐड करते हैं। यस सर। और इसको फिर से एग्जीक्यूट करो, और इसको कब तक एग्जीक्यूट कराते रहो, जब तक जो क्यू है वो खाली ना हो जाए। जब तक क्यू आपका खाली ना हो जाए। और ये तब तक रिपीट करना जब तक एन के सारे नेबर ना एग्जीक्यूट हो जाए। भाई 2 लूप चल रहे हैं, एक 5वें स्टेप पे रिपीटिशन चल रहा है, ये कब खत्म होगा, जब एन के सारे नेबर खत्म हो जाएंगे। नेबर क्या हुआ, जिसके डायरेक्ट एज एन से उस पर्टिकुलर नोड तक के जा रही हो, यही तो नेबर हुए। भाई नेबर यही तो हुए। जी सर। नहीं क्लियर है? क्लियर है सर, नेबर पता है सर। और सारे नेबरों की आप इन एज निकाल लेंगे, जिसकी भी इन एज 0 आएगी उसको क्यू में आप डालते रहेंगे। इतना क्लियर हो गया? जी सर। और जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक ये सारे स्टेप बार बार आप रिपीट करते रहिए, और उसके बाद हम एल्गोरिथम से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये हमारा एल्गो था
टोपोलॉजिकल सॉल्ट का। ठीक है बेटा। अच्छा, मुझे एक क्वेरी अभी आप लोगों के बारे में पूछनी है, आपके डिपार्टमेंट से ही पूछूंगा कि अगले हफ्ते तो आप लोगों की लैब शेड्यूल है, अगले हफ्ते आप लोगों की लैब शेड्यूल है, तो क्लासेस कैसे होंगी? यस सर। सर खाली 1 घंटे का बीच में कोई लंच लंच का का रेस्ट ब्रेक है, है? उसके बाकी और वो 2-2 घंटे की लैब है, 4 घंटे तक की। हाँ, 4 घंटे की लैब है, तो आपकी क्लासेस कैसे होंगी ये अभी मैं आज पता कर लूंगा और आपको इंटीमेट कर दूंगा ग्रुप पे। तो सर क्या हम लोगों का टाइम टेबल का स्केड्यूल बंद करके फिर 5 बजे के आगे भी तो निकल जाएगा, उस तरह से अगर करा जाएगा? क्योंकि फिर अगर उस तरह से हुआ लैब करी, फिर सर बहुत लोग सर 1 बजे तक की, कोई 2 बजे तक की, सब लोग इस तरह से घर ही पहुंचेंगे सर। तो अगर उसके बाद क्लासेस करना शुरू किया तो सर 5-6 तो ऐसे ही बच जाएगा क्लास करते नहीं तो करते। बेटा, अभी तक ये जो कुछ भी है, अभी क्लैरिटी थोड़ी सी लाने के लिए मुझे आपके डिपार्टमेंट में बात करनी पड़ेगी। तो एक बार मैं क्लियर हो जाऊँ तो मैं आपको आगे कुछ भी बताऊं, क्योंकि अभी मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं आगे कुछ भी बता दूं तो वो हो सकता है नल एंड वाइड हो जाए। यस सर। तो अभी तो ये देखना है कि कितने लोग लैब कर रहे हैं, क्योंकि लैब का भी वेटेज होगा। यस सर। बाहर से जो लोग आ रहे होंगे उनका भी वेट, उनको भी देखना है कि वो किस तरह से आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। पल्लव, आप कहाँ पे हैं आजकल? पल्लव, यस सर। आप कहाँ पे हैं आजकल? घर पे है सर। घर कहाँ है आपका? हैदराबाद। अब आप वो हैदराबाद से यहाँ पे आने में कितना समय लगेगा भाई? 2 घंटा सर फ्लाइट में। अरे तो फ्लाइट से आप आओगे, लेकिन ये है कि 25 तारीख से लैब करोगे, फिर लैब में क्या होगा, किस तरीके से होगा, अभी ये भी तो आप लोगों को क्लियर होना है। यस सर। तो मैं फिलहाल आज धीरेन्द्र सर से या आपके डिपार्टमेंट में किसी से बात करता हूँ, पता करता हूँ इस चीज़ का। ठीक है सर। ठीक है, कल ओके आपको सर। इंटीमेट करता हूँ इसका। यस सर। ठीक सर है। आपसे कुछ वो पूछना भी था सर, मैं आपको मैसेज कर दूंगा सर एक बार। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना। वैसे जो आप ठीक है। पूछना चाहते हो हॉस्टल हॉस्टल के बारे में, वो अभी मुझे खुद क्लैरिटी नहीं है। नहीं सर वो नहीं है सर। सर वो 1 महीने का मेरे को रहना था, 1-2 महीना, तो उसके लिए टोटल कितना देना होगा वही। हाँ, वही बात कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों की अभी क्लैरिटी, मैं खुद इस क्लास के बाद अभी डायरेक्टर सर के पास जा रहा हूँ, ठीक है सर। क्योंकि ठीक। मैं उनसे पूरी चीज़ क्लैरिटी पहले अपनी कर लूँ, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आगे बताने से पहले खुद का क्लियर होना ज़्यादा जरूरी है। हाँ सर। और ये सब आप लोगों को मालूम है, सब डिसीजन मेरे एंड पे होते नहीं, सब डिसीजन जो है मैनेजमेंट एंड पे होते हैं। तो मैं उस पर ही पहले बात कर लूँ कि क्लासेस का क्या होगा, फिर लैब का क्या होगा, किस तरीके से क्या चीज़ करनी है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे को भी क्लियर नहीं। आज 20 तारीख हो गई है, आई हैव टू क्लियर इट आउट। तो ये क्लास खत्म होते ही मैं इस चीज़ को क्लियर कर लूँगा, और आई विल यस। इंटीमेट ऑन, पर्सनली भी कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, हम लोग पर्सनली बात भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक ठीक। है सर। तो आज फिलहाल इतने ही रखते हैं, आगे मैं इसको एग्जाम्पल से अगले क्लास में समझा देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्पल जब ये होगा, जब ये वाला एग्जाम्पल करोगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा। यस सर। तो अगले क्लास में करते हैं, अगले क्लास में मतलब कल आपकी लैब ट्यूट है, तो आई होप सो चौथा ट्यूट भी मैं कल आपको भेज दे दूंगा। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। यस सर। थैंक यू। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।